स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर हैं ये। इनसे सवाल किया गया कि भारत का बॉर्डर लगता है चाइना के साथ और ये वही चाइना है जिसने अभी मिसाइल फायर किया है ऑस्ट्रेलिया के आसपास। क्या पीएम मोदी और भारत से डील करना इस मामले में ज्यादा जरूरी है? सुनिए इन्होंने क्या आंसर दिया। We've talked for a long time about strategic balance in our region, in the Indo-Pacific. That's being really important to preserving Australian sovereignty, and India is critical to that. And what you've seen since we came to government is patient, careful work across all relationships. India is one of the foremost relationships for us. We've seen visits by our Prime Minister, Prime Minister Albanese, to India. We've seen Prime Minister Modi here, and as importantly, we're seeing how we are working more closely together across the relationship. We also work together through the Quad, which is, as you know, the first trip overseas that the Prime Minister made when he was elected in 2022 was to. इन्होंने आंसर दिया, भारत एक क्रिटिकल रणनीतिक देश है इस रीजन का और अभी हमारी जो रिलेशनशिप है भारत के साथ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा है। अभी के ये भारत के सीन को बताता है। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया गए थे और यूं ही नहीं गए थे। जहां पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया में दांव खेल रहे हैं तो वहीं भारत का दोस्त जापान एक और बड़ा दांव खेल रहा है और ये रातों की नींद उड़ाने वाले दांव हैं पड़ोसियों के। 80 साल बाद जापान एक ऐसा काम कर रहा है जिसने चाइना के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है और ये एक ऐसा दांव है जो जापान को बहुत शक्तिशाली बनाएगा और इसका सीधा फायदा भारत को मिलेगा। अभी भारत के पड़ोस में भी जापान बहुत एक्टिव हो गया है। बांग्लादेश में भी क्या कर रहा है जानेंगे। वहीं इन सब के बीच में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्यों कहा गया भारत है ना, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि चाइना अगर किसी चाल को चल रहा है तो भारत भी उसके काट को तैयार कर रहा है, ये तो हमने देखा। लेकिन इन सब में एक और चीज है जो बहुत ज्यादा चाइना की नींदें उड़ा रही है और वो है जापान और भारत की दोस्ती। अब तो चाइना की मीडिया में ये छपना भी शुरू हो गया कि दोनों इस तरीके के एग्रीमेंट कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। इसी बीच जापान ने एक नया मूव चला है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के जाने के बाद तारिक रहमान आए और तारिक रहमान से उम्मीद थी कि भारत के साथ इनके रिश्ते अच्छे होंगे। जब डॉक्टर एस जयशंकर तारिक रहमान से मिले थे तो लगा था ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ एक महाशक्तियों का अखाड़ा बन गया। चाइना, अमेरिका और रूस के बाद बांग्लादेश में जापान की भी एंट्री हो गई है। जापान अब एक नया दांव चल रहा है। जापान ने बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान को अगले 2 महीनों में टोक्यो आने का न्योता दिया है। वैसे तो अभी बांग्लादेशी पीएम ने तय नहीं किया है कि जापान की यात्रा पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। तारिक रहमान चीन की यात्रा से लौटे हैं जहां पर बड़े धूमधाम से रेड कारपेट में वेलकम किया गया। बांग्लादेशी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब बांग्लादेश के ऊपर दुनिया की 5 बड़ी ताकतों का फोकस बढ़ गया है। जापानी राजदूत ने पीएम तारिक रहमान को न्योता दिया कि आइए आप जापान। तारिक रहमान अभी तक भारत नहीं आए हैं और तारिक रहमान अभी कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस बनाऊं कैसे। अगर जापान जाते हैं तो फिर चाइना को भी एक संदेशा चला जाएगा, जहां चाइना को अभी वो कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने की। जापान बांग्लादेश में इतना उत्सुक क्यों है? पहली बात तो ये, जापान का बांग्लादेश के अंदर पहले भी प्रोजेक्ट चल रहा था, आज भी प्रोजेक्ट चल रहा है। और दूसरी बड़ी बात है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ये जापान के लिए भी बहुत मायने करती है, भारत के लिए भी बहुत मायने करती है। नॉर्थ ईस्ट में भारत और जापान दोनों मिलकर कई प्रोजेक्ट चला रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को वैसे तो नाम दिया जाता है कि उद्योग। बात भी सही है, एक तीर से कई निशाने सध रहे हैं और यहाँ 2 दोस्त साथ आ रहे हैं ये एक दूसरे को मजबूती देने के लिए। पर अब जापान कुछ और भी ज्यादा अलग कर रहा है। जापान 80 साल बाद एक नया कदम उठा रहा है। 80 साल पहले यानी 1945 से पहले जापान के पास खुफिया एजेंसियां थी, ऐसी खुफिया एजेंसी जो एशिया की सबसे ज्यादा एक्टिव और आक्रामक खुफिया व्यवस्था थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के हार के बाद वो लगभग समाप्त ही हो गए या फिर से किसी और रूप में दे दिया गया। वो आक्रामक रूप, पहली वाली व्यवस्था वो नहीं रह गई। युद्ध से पहले जापान की जो खास एजेंसियां थी उसमें एक था कैंपेताई। ये जापानी सेना की सैन्य, पुलिस
और खुफिया एजेंसी थी। इसे अक्सर जापान के गेस्टापो कहा जाता है। इनका काम था जासूसी, काउंटर इंटेलिजेंस, विरोधियों की निगरानी करना, कब्जे वाले क्षेत्रों में दमन बनाए रखना। और दूसरा था टोक्को। टोक्को को थॉट पुलिस भी कहा जाता था। यह सरकार विरोधी गतिविधियां, कम्युनिस्टों, राजनीतिक विरोधियों की निगरानी करती थी। नौसेना की भी एक खुफिया शाखा थी। प्रशांत महासागर में अमेरिका, ब्रिटेन और कई देशों पर जासूसी करती थी। नौसैनिक रणनीति और कोड तोड़ने का इनका काम था। लेकिन जब जापान हार गया 1945 में, तब इसे भंग कर दिया गया। सैन्य खुफिया नेटवर्क खत्म कर दिए गए। नया संविधान लागू कराया जिसमें जापान को आक्रामक सैन्य शक्ति बनने से रोका गया। और तब से जापान के पास कोई ऐसी खुफिया एजेंसी नहीं रही जो पहले जैसी थी। लेकिन सनाई तकाची के आने के बाद अब बहुत कुछ बदलता हुआ दिख रहा है और जापान की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में सबसे बड़े बदलाव में से एक है। जापान पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक अधिक शक्तिशाली और सेंट्रल खुफिया व्यवस्था बना रहा है और इसमें उसकी मदद कौन करेगा? अमेरिका का FBI भी मदद करेगा। यानी अंदर खाने अमेरिका भी चाहता है कि चाइना के खिलाफ कोई तो खड़ा हो। मुख्य उद्देश्य है चाइना, रूस और उत्तर कोरिया से बढ़ते सुरक्षा खतरों का सामना करना। जापान की सरकार ने अपनी पुरानी बिखरी हुई खुफिया व्यवस्था को बदलकर एक नया नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो बनाने का फैसला किया है और इसका काम वही होगा। इसे FBI की तरह बनाने की कोशिश की जा रही है और FBI का समर्थन भी है। अब सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जापान का मानना है कि मौजूदा समय में 3 प्रमुख खतरे हैं। एक, चाइना, जासूसी, साइबर हमले, टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश, ताइवान, पूर्वी चीन सागर में सैन्य गतिविधियां। दूसरा, रूस। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की सैन्य और खुफिया गतिविधियां। एशिया में हमेशा एक्टिव रहा है रूस। उत्तर कोरिया मिसाइल परीक्षण करता रहता है, परमाणु कार्यक्रम करता रहता है, साइबर हैकिंग, ये सब उत्तर कोरिया के पार्ट रहे हैं। वैसे तो चाइना के कान ऐसे ही खड़े हो गए हैं, लेकिन अब चाइना ये भी आरोप लगा रहा है कि जापान चीन को बढ़ा चढ़ाकर खतरे के रूप में पेश कर रहा है। अब भारत के लिए ये क्या फायदेमंद है? बहुत फायदेमंद है। स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए। भारत और जापान के बीच में सैन्य संबंध मजबूत हो रहे हैं। इंडो पैसिफिक में चीन का निगरानी का नेटवर्क मजबूत हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुरक्षा सहयोग और गहरा हो जाएगा। चीन, रूस, उत्तर कोरिया की गतिविधियों पर अधिक खुफिया जानकारी मिलने लगेगी। साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, संवेदनशील तकनीक, बहुत सारी चीजों में जापान के साथ मदद मिलेगी। वैसे आपको क्या लगता है, जापान का ये कदम कितना सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।